पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का जो स्केड्यूल है वो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है अगले 6 मंथ्स का। तो उसी सिलसिले में आज ये इस हाफ ईयर की जो नया फिस्कल ईयर शुरू हुआ उसके पहले हाफ ईयर की आज पहली मीटिंग हुई। ये रूटीन की मीटिंग थी और उसमें कमेटी ने जो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सिंस लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग उनको रिव्यू किया। अगर आप को याद हो तो लास्ट मीटिंग जो है वो रेगुलर मीटिंग जो है वो 12 जून को हुई थी। उसके बाद हमारी एक स्पेशल मीटिंग 26 जून को हुई थी और इन दोनों मीटिंग्स के दौरान और अब तक जो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको कमेटी ने रिव्यू किया और उसकी लाइट में कमेटी ने पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन किया। तो सबसे पहले मैं डिसीजन आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसके बेसिस पे शेयर कर देता हूँ। सो कमेटी ने जो डिसाइड किया कि हम पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था जो कि लास्ट एमपीसी में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है और इन अदर वर्ड्स अभी गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट है वो 22% ही रहेगा। उसमें कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी रिव्यू किया। इसके अलावा उन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुई है रिसेंटली उसको रिव्यू किया और ख़ासकर उन्होंने नोट किया कि पिछले महीने जून में जो टोटल हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ क्योंकि मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 29.4% हो गया। और इसी तरह एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। और आपको याद हो कि हम पिछले काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये बताते आ रहे थे कि स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो है जो साल ख़त्म हुआ है 2023 उसमें 27 से 29% रहेगा और उसी के मुताबिक इन्फ्लेशन जो पूरे साल की एवरेज जो है 29.2% रहा। और अगले साल के लिए भी कमेटी ने डिस्कस किया है और उसमें हमारी जो आउटलुक है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया और इस नए माली साल के लिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको भी रिव्यू किया गया और हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जो फोरकास्ट की है अगले साल के लिए उसको कमेटी ने बहुत थ्रेड पे डिस्कस किया और उस डिस्कशन के बाद उन्होंने एक अगले साल के लिए रेंज भी डिसाइड कर दिया। तो अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। और इसी तरह कमेटी ने ये भी नोट किया कि लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 29.4% था, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये पहले हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर का जो हाफ है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन दूसरा हाफ जो जनवरी से जून का होगा 2024 का उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से कम होगा। और अल्टीमेटली कमेटी ने ये भी असेसमेंट की कि हमारा जो टारगेट है 5 to 7% तक इस इन्फ्लेशन को लेके आने का वो उस पर वी आर ऑन ट्रैक और इंशाल्लाह ये जब साल 2025 ख़त्म होने से पहले यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान समवेरे हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%। सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के ख़त्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि IMF के साथ SLA का साइन होना और उसके नतीजे में इन्फ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद शुमार है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें के
रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं, और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगी। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें, कोई एक, और अपना कमेंट जो है वो उसको महदूद रखें। सो हम जी स्टार्ट माइक लीजिए जी। नाम एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। सर सवाल ये कि 23 जून ने रेगुलेशन जो थी इंपोर्ट से मुतालिक वो विड्रॉ कर ली थी, तो क्या उसका जो इफेक्ट आना था वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया है? और एक जान हमारे अगेंस्ट और ट्रेनर रिलीज हो रहे थे उसकी कुछ सूरत हाल बता दिएगा। करंट फिस्कल ईयर्स के अंदर जो हमारा फाइनेंसिंग का गैप होगा, फाइनेंसिंग किस तरह अरेंज होगी बता दें। सर मेरा नाम शहरियार है, मैं दुनिया टेलीविज़न से हूँ। सर आपने अभी कहा कि अगले माली साल में यानी कि नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें जो ग्रोथ है वो 2 to 3% तक रहने की तवक्को है। तो क्योंकि आप लोगों की पूरी मईशत पे बहुत गहरी नज़र होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आने 5 to 6 या 7% की ग्रोथ पाकिस्तान किस फिस्कल ईयर में जाके अचीव कर सकता है? और ये जो अभी करंट हमारी जो इकनॉमिक सूरत हाल है जो काफ़ी कठिन है, ये कितने साल मज़ीद प्रोलॉन्ग रह सकती है? इसका आबद मेरा मैं कुछ जवाब दें फिर उसके बाद। सो पहला क्वेश्चन जो था वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी वो विड्रॉ कर ली हैं। 23 जून को हमने सर्कुलर इशू किया था जिसमें कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और जिसमें पहले शुरू में हमने स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल की बात की हुई थी जो कि मई 2022 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था और फिर जुलाई 2022 के अंदर उसमें कुछ फर्दर चीज़ें ऐड की गई थी। तो अप टू दिसंबर जो है वो उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट थी दिसंबर 2022। फिर हमने अर्ली जनवरी 2023 के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज़ किया था और उसमें हमने कहा था बैंक्स के लिए एक गाइडेंस दी थी और उस गाइडेंस के मुताबिक बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना था और जिसमें कि ऑयल रिलेटेड, फ्यूल रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं या उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल था, फूड रिलेटेड आइटम से। तो इनके ऊपर बैंक्स ने ज़्यादा फोकस करना था और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स करनी थी। तो हमने उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की और 23 जून को, जैसे आपने कहा 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी विड्रॉ कर ली। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी एलसी अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इंपोर्टर जो है वो मार्जिन रिक्वायरेगा और वो मार्जिन जो है वो 100%
तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रा कर ली थी। तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टेट बैंक ने विड्रा कर ली है। नाउ इट इज़ बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है, और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क एपिटाइट देखेगा, और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा, और फिर उसकी लाइट में बैंक ये फैसला कर सकता है कि वो कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है, तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रा कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इनफ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इनफ्लोज हमारे पास आए हैं, जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास आईएमएफ से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया। तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इनफ्लोज आए हैं, और जिसके बाद हमारे रिजर्व जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए थे। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है, और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 बिलियन। गवर्नर स्टेट बैंक मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट पर फैसलों के बारे में आज ब्रीफ करने जा रहा हूं। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। पता है कि हमारे पास जो रीपेमेंट्स आनी है और उनको हमने सर्विस करना है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो हमें रीपे करते हैं। साथ साथ हमने इनफ्लोस के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व्स इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकोनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है, तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगा बल्कि इसमें इजाफा होगा। और हमारा यही फोकस है कि हम अपने ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखें और उसमें इजाफा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनफ्लोज आउटफ्लोज और एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी देखना है। साथ साथ इन्फ्लेशन जो हमारा इस वक्त जो आपको पता है कि पहले तो रिसेंटली बहुत हाई लेवल पे था, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो इसमें भी हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना है ताकि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रोथ का लेवल जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि पास में जैसे हम 1-2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर उसके बाद बहुत स्लो डाउन आ जाता है और हमारी इकानमी इतनी हीट अप होती है कि हमें फिर जो है उसको स्लो करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
के ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी हो, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम बरकरार रखें। और उसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से अगर रिक्वायर्ड है तो वो लें, फिस्कल साइड से रिक्वायर्ड है तो वो लें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सके। साहब ये बताइएगा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ डिस्कशन हुआ था कुछ बैंक्स के हवाले से कि डॉलर मैनिपुलेशन में। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब आपने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो इंपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, अब ये कस्टमर और बैंक के दरमियान मामलात हैं। तो जिन बैंकों पर स्टेट बैंक पहले कुछ नहीं कर सकी उनको आपने इतना बाख्तियार कर दिया है कि जो बिजनेसमैन है वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे वो फेडरेशन हो, चैम्बर हो या बड़े बिजनेसमैन हो, वो इस बात पर रो रहे होते हैं कि उनको जो है वो चीज़ें नहीं क्लियर होती जो इम्पोर्ट के हवाले से। लोग अच्छे हैं उनके हवाले से जो है वो शिक्षा उनकी बेहतर हो जाती है। साथ में बता दीजिए कि हुकूमत जाने वाली है, महंगाई के हवाले से बताया गया था कि बढ़ेगी, इसमें सर आए तो क्या ये हुकूमत ने आज जाते हुए जो है वो जान छुड़ाने वाला काम किया है कि स्टेट बैंक को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ानी पड़ी है? ये कोई पॉलिटिकल फैसला है? क्योंकि सब तो बाहर उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि आज भी शरह सूद में इजाफा होगा। बिलाल एहसन, मेट्रो1 टीवी चैनल से। सर एक बात बताइए कि ये जो डॉलर्स के रेट्स के थे कि आपने पहले लिखा था कि ओपन मार्केट पर बैंक में 1.5% का जो है डिफरेंस होगा, लेकिन इस वक्त हम अब ये देख रहे हैं कि इंटर बैंक में जो और ओपन मार्केट में डॉलर में जो फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 4 से 5 या 3 से 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा ये है कि ये जो आपने फैसला किया है कि मनी एक्सचेंजेस से कि आपने निजी मनी एक्सचेंजेस को ये इजाज़त दी है कि वो दुबई से जो है वो या बाहर से जो है वो डॉलर को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि इससे क्या पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज में इसमें जो है वो कोई स्टेबिलिटी आएगी, या फिर ये कि ये भी कोई सट्टे वाली कहानी होगी कि 1 साल के बाद पता चला कि जनाब उसने ये फ़ायदा उठा लिया और फर्द ने ये फ़ायदा उठा लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ और देखो किसने कितने डॉलर मंगाए। तो मतलब ये कि क्या है सूरत हाल है ये। और दूसरी बात सर एक होता है कि हमें तो मुस्लिम मुल्क हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सूद पे बात करते हैं कि कितने फीसद सूद बढ़ेगा और कितने फीसद सूद नीचे आएगा, शर्म का मकान है हमारे लिए। लेकिन बात वो ये है कि क्या स्टेट बैंक ने एक मतलब स्टेटमेंट दिया था कि बिला सूदी जो मईशत है उसकी जानिब हम क्या बढ़ेंगे, या उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? थैंक यू। नहीं, बस इस पे मैं एक एक करके ज़रा बताता हूँ। पहले जो डॉलर से रिलेटेड जो रेट से रिलेटेड और इम्पोर्टर्स के प्रॉब्लम्स, तो देखें, पहले ये इसके एक तो बात ये बहुत क्लियर है कि बैंक्स जो है वो अपनी मार्केट पोजीशन को देखते हुए कस्टमर को चार्ज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को बिल्कुल जो है वो बैंक के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। तो उसके अंदर एक रीज़नेबल उनको जो है वो स्प्रेड जो है वो मेंटेन करना होता है, और उसी के ऊपर हमारा फोकस है। बैंक्स के साथ जो हम डिस्कशन भी करते रहते हैं कि उनका, क्योंकि बैंक जो है वो रिस्क ले रहा होता है और इस रिस्क का एक उनको जो है वो प्रीमियम चार्ज करना होता है, पर वो प्रीमियम मार्केट नाम के मुताबिक होना चाहिए, विदन रीजनेबल रहना चाहिए। तो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट का मतलब ही ये है कि जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हो मार्केट से अलाइंड हो, कोई आउट ऑफ द मार्केट बहुत चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो इसका मतलब है कि उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट है और वो उसको हम फिर जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मार्केट नाम के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं तो दैन ये इससे बेसिकली है मार्केट जो डेवलपमेंट्स उसी को अकाउंट फॉर करते हुए वो चीज़ों को आगे बैंक लेके चलती है। जो पॉलिसी रेट की बात है तो देखें, जो IMF रिलेटेड बात की गई है, तो IMF ने किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो अग्रेसिव रहेगा और हम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करके चलेंगे। और इसीलिए अगर आप देखें कि हमारी जो इस वक्त जो पॉलिसी रेट है, हम उसको जब उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन को डिसाइड करती है कमेटी, तो उसमें वो ये देखती है कि फ्यूचर जो है वो मार्केट की डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। और ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है
जिसमें कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है उसको भी देखते हैं, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंज्यूमर्स हमारे और बिजनेसेस जो है वो क्या सोचते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी स्टांस जो है वो कमेटी उसके ऊपर फैसला करती है। और आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम उसको कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता है, बट क्योंकि हमने मेंटेन किया हुआ है और इट इज़ ऑलरेडी एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ 22%, और उसमें सब जो मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कैप्चर किया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो कमेटी ने अभी जो रिसेंट फॉर इंस्टेंस फिस्कल साइड की या एनर्जी साइड के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए उसको भी असेस किया और उसका इम्पैक्ट भी असेस किया, और उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि इस लेवल के ऊपर रेट मेंटेन करके भी स्टिल फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो उन्होंने उसके ऊपर इसको मेंटेन करने का फैसला किया। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था गैप बिटवीन दी ओपन मार्केट एंड इंटरबैंक मार्केट, सो वो 1.25% जो है वो हमने एग्री किया हुआ इस SLA में जो हमने अभी रिसेंटली IMF के साथ साइन किया, और उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और वी आर इंश्योरिंग के इस रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई करें। इसके साथ साथ हम जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने एग्रीमेंट किया है IMF के साथ, उनकी कंप्लायंस के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है, और स्टेट बैंक की तरफ से इंशाल्लाह वी विल इंश्योर के जो कमिटमेंट्स हमने इंटरनेशनली की है उनके ऊपर हम पूरा उतरें और उन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। तो इसमें भी इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्शंस टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट। जो लास्ट शरिया रिलेटेड बात है तो उसमें जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक हाई लेवल की स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है जिसमें स्टेट बैंक के मेंबरान भी हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और सेक्टर्स से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और दूसरे सेक्टर से रिलेटेड हमने उसमें मेंबर्स लिए हुए हैं। तो वो इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही है। उसमें हमने 6 वर्क स्ट्रीम्स जो है वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें नया स्कूल इशूएंस की भी बात है, उसमें जो नए प्रोडक्ट्स लेके आने की बात है, शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, उसमें उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो और जो हमारे फिजिकल डेट है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो और साथ रेगुलेटरी साइड से हमारे इस्लामिक बैंक्स जो है उनके लिए रेगुलेटरी अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसके ऊपर भी फोकस, तो वो उस पर काम बिल्कुल चल रहा है। और साथ साथ हम उसको रिव्यू करते रहते हैं उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स के ज़रिए। अभी भी हमारी अनकरीब एक और मीटिंग उसमें होने जा रही है, और उसमें अभी तक पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, और उसकी लाइट में जो है वो मुख्तलिफ हम फैसले करेंगे ताकि वो काम चलता रहे। और अगर आप देखें कि इस वक्त जो बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन इन टोटल बैंकिंग एसेट्स देख लें, डिपॉजिट्स देख लें, तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो समझती है कि इसमें बहुत सारी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए, और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपना रोल प्ले करना है। सो इट्स ए मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म जहाँ पे कि बैंक्स उस डिमांड के लिए जो को मीट करने के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये उसके ऊपर हम इसमें बिल्कुल, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हम कोई फोर्स करने वाली अप्रोच अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो ये हमने इसको मार्केट में मैकेनिज्म के साथ साथ लेके चलना है। और इसमें जो रेगुलेटरी साइड की जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है और जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो स्टेट बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा है।